राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने राजस्थान की हिस्ट्री में जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे चौहान वंश। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये जान लेना चाहिए कि जो सेकंड ग्रेड और रीट है इनमें मतलब जो रीट है इनमें तो हिस्ट्री में ऐसे लास्ट में सब कुछ दे रखा है, इत्यादि दे करके लगा रखा है, तो सारा ही छोटा मोटा जो कुछ है वो राजवंश पढ़ने होंगे। और जो सेकंड ग्रेड में दे रखा है सिर्फ यानी कि ऐसे नाम दे करके दे रखा है, भी क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा इसको भी अपने देख लेते हैं भी क्या क्या दिया हुआ है। जैसे मैंने राजस्थान की प्राचीन सभ्यता ही करवाई है, उसमें देखना मैंने जैसे कि सबसे पहले सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग करवाया, उसमें सिर्फ कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बालाथन बेराट ये दिया हुआ है सिर्फ सेकंड ग्रेड में। और उसके आगे जैसे रीट वाले में देखना सिलेबस में आपको इत्यादि मिलेगा, यानी कि जो कुछ है। फिर मैंने आगे एक वीडियो और बना दी थी रीट के लिए भी, तो रीट और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए हो गया था। ऐसे ही आप लोग इसमें देखना राजवंश में सेकंड ग्रेड में सीधा सीधा दिया हुआ है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, जिसमें गुर्जर प्रतिहार अजमेर के चौहान दिए हुए हैं। तो गुर्जर प्रतिहार पढ़ना है, अजमेर के चौहान पढ़ना है, ये ही रीट में है। और दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ ये दिया हुआ है सेकंड ग्रेड में। रणथंभौर और जालोर के संबंध दिए हुए हैं। और ये भी दे रखा है राजस्थान और मुगलों के संबंध में, मतलब कैसे क्या जो कुछ ऐसे राजस्थान और मुगल मेवाड़ के राणा सांगा, मतलब सीधा राणा सांगा दे रखा है। और महाराणा प्रताप और राज सिंह दिया हुआ है, देख लेना आप सिलेबस देखना। और आमेर का मान सिंह दिया हुआ है, तो अपने को आमेर का मान सिंह ही पढ़ना है। और मारवाड़ का चंद्रसेन दिया हुआ है सेकंड ग्रेड में सिर्फ, तो मारवाड़ का चंद्रसेन ही पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन ही आएंगे। बीकानेर का सिर्फ राय सिंह दिया हुआ है। मतलब ऐसे सेकंड ग्रेड में तो मतलब सीधा सीधा ही दिया हुआ है। और रीट में सब कुछ दे रखा है, रीट में तो सारा लास्ट में इत्यादि दे रखा है। और इसी प्रकार रीट वाला देख लेना आप लोग। जैसे रीट में राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में क्या दिया था, कालीबंगा, आड़, गणेश और बलाथल बेराट के आगे इत्यादि लगाया हुआ था, वैसे ही उसमें राजस्थान की महत्वपूर्ण घटनाएं दे रखी है राजवंशों में। और प्रमुख राजवंश लिखा होगा, देख लेना सिलेबस में। और उनकी जो प्रशासनिक और राजवंश व्यवस्था आगे इत्यादि लिखा हुआ होगा, तो उनको तो जैसे सारे ही पढ़ने होंगे। तो अपने आज स्टार्ट करते हैं चौहान वंश। तो ये दोनों के लिए रीट सेकंड ग्रेड के लिए, पहले जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वैसे अपने करेंगे। जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोट से करवाए हैं राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, वहाँ से क्वेश्चन तो सच में बाहर नहीं जाएगा, आप लोग देख लेना। जब एग्जाम होगा तो आप लोगों को क्वेश्चन वहीं से मिलेगा। तो अब चौहानों की उत्पत्ति के मत से पहले थोड़ा सा ये देख लो। देखो चौहानों को किसका सामंत बताया गया है, तो देखो गुर्जर प्रतिहारों का सामंत बताया गया है। तो चौहानों को किसका सामंत बताया गया है भाई, तो सामंत गुर्जर प्रतिहारों का। और 7वीं शताब्दी का युग था ना, ये राजपूत युग था भाई। अब देख लो चौहानों की उत्पत्ति के मत। तो जो चौहान है, इन चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। ये किसने, अग्निकुंड से मानने वाले जो पृथ्वीराज चौहान है ना, इनके अनुसार जो चौहानों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से मानी गई है। तो भाई पृथ्वीराज चौहान के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है। तो जो माउंट आबू पर्वत है ना, वहां पर क्या है, गुरु वशिष्ठ ने क्या यज्ञ करवाया था। तो देखो जिसमें ये अग्निकुंड से ये 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे। तो देखो चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज राशो ग्रंथ के अनुसार वशिष्ठ ऋषि ने अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए थे। देखो कौन से, एक गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार से यहाँ पै पकड़ो, पै से परमार, गुर्जर प्रतिहार परमार। फिर चालुक्य और चौहान, चौहान को चाहमान बोलते हैं, तो चालुक्य सोलंकी और चौहान ये चाहमान। अब बात करते हैं सूर्यवंशी की। तो जो ये सब है इन्होंने चौहानों को क्या सूर्यवंशी माना है। तो चौहानों को सूर्यवंशी मानने वाले कौन कौन है, देखो एक तो देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। गौरी शंकर जो ओझा है, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, इन्होंने चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय माना है भाई। अब देख लो कौन कौन है, पृथ्वीराज विजय ने भी माना है सूर्यवंशी, हमीर महाकाव्य के अनुसार, हमीर रसो ग्रंथ के अनुसार, और पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जो चौहान है वो सूर्यवंशी है। तो सूर्यवंशी मानने वाले ये है। इनको भी कैसे थोड़ा कनेक्ट करके याद करो, कैसे करोगे, देखो सूर्य, सूर्य देखो सूर्य ऊपर होता है और नीचे पृथ्वी होती है, चलो सूर्य ऊपर पृथ्वी नीचे। तो
पृथ्वी से आप लोग लोगे पृथ्वीराज विजय, तो कनेक्ट तो होगा ना सूर्य और पृथ्वी से, थोड़ा बहुत एक याद रह जाएगा। पृथ्वीराज विजय मानने वाले हैं चौहानों को सूर्यवंशी। और हमीर महाकाव्य, सूर्य हमीरे से ले लेना, हमीरा सुग्रंथ के अनुसार। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, इसमें हीराचंद ओझा आ रहा है, चंद चंद्रमा और सूर्य से ले लेना, तो चंद से चंद्रमा, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा यानी कि सूर्यवंशी मानने वाले। तो जिन्होंने चौहानों को चंद्रवंशी बताया है वो देखो, अब चंद्रवंशी मंत्र में देखते हैं। हांसी अभिलेख, देखो चंद्रवंशी हांसी याद रखना, चंद्रवंशी हांसी थोड़ा कनेक्ट कर लो। हांसी अभिलेख व माउंट आबू के चंद्रावती में चौहानों को चंद्रवंशी बताया है। तो अब देखो विदेशी मत, यानी कि विदेशी मानने वाले, चौहानों को विदेशी किन्होंने माना है? कर्नल जेम्स टोड और डॉक्टर स्मिथ ने। तो भाई देखो कर्नल जेम्स टोड, इनको ऐसे सोच लेना, कोई लेना देना नहीं, ऐसे विदेशी मान दिया, ठीक है। और जो डॉक्टर स्मिथ है इन्होंने भी, इनको कोई लेना देना नहीं, इन्होंने कह दिया भी विदेशी है। तो देख लो चौहानों को विदेशी मानने वाले कर्नल जेम्स टोड और डॉक्टर स्मिथ। अब ब्राह्मण मत देखते हैं, ब्राह्मण किन्होंने माना है? तो देखो गोपीनाथ शर्मा, भाई खुद ही पंडित है, शर्मा है, तो ये तो ब्राह्मण बताएंगे ही चौहानों को। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा, भाई ये भी शर्मा है, पंडित याद रखना, अभी ब्राह्मण ही बताएंगे। और D.R. भंडारकर, इन्होंने भी चौहानों को ब्राह्मण बताया है। देखो ब्राह्मण, ब्राह्मणों का नाम मतलब ऐसे होता है, अपने कह देते हैं ना, हाँ भाई भंडारा करना चाहिए इनके नाम का, कुछ भी ऐसे, तो भंडारा से ले लेना भंडारकर, D.R. भंडारकर ने ही ब्राह्मण बता दिया, ऐसे रखना। कायम खा रासो ग्रंथ के अनुसार, तो कायम खा जो रासो ग्रंथ है इनके अनुसार भी चौहानों को ब्राह्मण बताया है। और कायम खा रासो ग्रंथ के रचयिता देखो जान कवि। और ये चीज़ थोड़ा देख लो, याद रखना। सुंदा माता अभिलेख में, जो सुंदा माता अभिलेख है ना, इसमें चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से बताई गई है? देखो तो सुंदा माता अभिलेख में चौहानों की उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ की आंख से बताई गई है भाई। अब इसको एक बार फिर से देख लो। देखो चौहानों का वो किसका सामंत बताया गया है? तो गुर्जर प्रत्यारों का सामंत बताया गया है। 7वीं से 12वीं शताब्दी का युग राजपूत युग। और अग्निकुंड की बात करें तो चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार वशिष्ठ ऋषि ने अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए। देखो गुर्जर प्रत्यार, पैसे ही प्रमार लो, चालुक्य, सोलंकी, चौहान राज, चहमान। और सूर्यवंशी बताने वाले कौन कौन है? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो ग्रंथ, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। और चंद्रवंशी बताने वाले हांसी अभिलेख व माउंट आबू के चंद्रावती मंत्र में, चंद्रावती में। और विदेशी मानने वाले देखो ये भाई कर्नल जेम्स टोड है, इनको कोई लेना देना नहीं, तो बाहर से आए हैं, इन्होंने विदेशी बता दिया खुद ही। और डॉक्टर स्मिथ ने भी विदेशी बता दिया। ब्राह्मण वाले वाले दो तो शर्मा ही है, तो अपने आप ही बता देंगे, खुद ही शर्मा है, ब्राह्मण है, तो गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने ब्राह्मण बता दिया। D.R. भंडारकर, ऐसे लेना, ये क्वेश्चन आता है देखा, D.R. भंडारकर, भंडारकर से यार भंडारा करने वाला, ऐसे ले लो, भंडारा ब्राह्मणों के नाम से करते हैं, तो इसे लेना, D.R. भंडारकर ने ब्राह्मण बता दिया। कायम खा रासो के अनुसार भी ब्राह्मण। और सुंदा माता अभिलेख में चौहानों की उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ की आंख से बताई गई है। अब देखते हैं भी अजमेर के चौहान या सांबर के चौहान। चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी है ना, अगर पूछ ले चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी रही है, तो अहिछत्रपुर। भाई याद रखना, इंपॉर्टेंट है, PTI में भी 2011 में आया, काफ़ी बार कई एग्जामों में आया हुआ है क्वेश्चन। तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर। और सपादलक्स की राजधानी देखो साकम्बरी सांबर थी। तो सपादलक्स है इनकी राजधानी, सह से सपादलक्स, सह से साकम्बरी, सह से सांबर। तो सपादलक्स की राजधानी साकम्बरी थी, यानी कि सांबर थी। और तथा अजमेर के चौहानों को स्पादलक्स के चौहान या सांबर के चौहान या साकम्बरी चौहान भी कहते हैं। ये 2011 में PTI में आया हुआ है। देखो अजमेर के चौहान है ना, उनको स्पादलक्स के चौहान भी कह देते हैं, सांबर के चौहान भी कह देते हैं, साकम्बरी के चौहान कह देते हैं। एक ही बात है, चाहे स्पादलक्स ले लो, चाहे सांबर ले लो, चाहे साकम्बरी ले लो, इनके चौहान कहते हैं अजमेर के चौहानों को। चौहानों की कुल देवता देखो, चौहानों की कुल देवता हर्षनाथ जी, और देवी है कुल देवी वो है साकम्बरी माता। तो चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ जी और कुल देवी साकम्बरी माता। और थोड़ा सा ये देख लो, सोनग्रा चौहानों की इष्ट देवी की बात करते हैं, सोनग्रा चौहान है उनकी इष्ट देवी आशापुरा माता। तो अब इनको भाई याद रखना, यहाँ से सीधा सीधा एक क्वेश्चन बन जाता है। देखो चौहान वंश की प्रसिद्ध शाखाएं और इनके संस्थापक। तो देखो अजमेर के चौहान वंश पूछ ले, चाहे सांबर के चौहान वंश पूछ ले, चाहे साकम्बरी मतलब साकम्बरी के चौहान वंश पूछ ले, किसी के एक ही बात है, अजमेर के चाहे सांबर के चाहे साकम्बरी के, तो वासुदेव चौहान है भाई, अजमेर सांबर साकम्बरी के वासुदेव। और नाडोल के लक्ष्मण चौहान, लक्ष्मण चौहान।
तो इसको थोड़ा ऐसे रख लेना, कनेक्ट कर लो। ना डोला, डोला नहीं जो लक्ष्मण, कौन नहीं डोले? लक्ष्मण नहीं डोले। तो नाडोल के चौहान लक्ष्मण देव। अजमेर के ऐसे, अजमेर ऐसे अजयराज चौहान, तो अजमेर के चौहान अजयराज चौहान इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। जालोर के कीर्तिपाल चौहान चौहान, तो जालोर ऐसे लो, लोर पीछे जिनकी लोर होती है मतलब लिया होती है, कीर्ति होता है उसमें कुछ, ऐसा थोड़ा कनेक्ट करो। रणथंभौर के जो चौहान वो गोविंदराज प्रथम, रणथम गोविंदराज प्रथम, कैसे भी लो। और बूंदी के हाड़ा देवा, बूंदी के हाड़ा देवा, पीछे देवा आ रहा है, देवा से लो देव, देवता, देवता की बूंदी चढ़ती है। सिरोही के लुम्बा चौहान, सिरोही लुम्बा, सिरोही लुम्बा चौहान, कैसे भी याद करो भाई इसको। और कोटा के माधो सिंह प्रथम, माधो ने कोट पहना, किससे भी ले लो। और झालावाड़ के मदन सिंह। तो ये सारे हैं ना जो चौहान के प्रसिद्ध शाखाएं और उनके संस्थापक हैं, इनको थोड़ा सा याद कर लो फिर से। झालावाड़ के मदन सिंह, मदन ने झाला लगाया, कैसे भी ले लो। माधो ने कोट पहना, माधो सिंह प्रथम कोटा के। सिरोही के लुम्बा चौहान, बूंदी के हाड़ा देवा, रणथंभौर के गोविंदराज प्रथम, जालोर के कीर्तिपाल चौहान, अजमेर के अजयराज चौहान, नाडोल के लक्ष्मण चौहान। मैं कोशिश करती हूँ कि क्वेश्चन में याद करवाने मतलब इस क्लास में याद करवाने की भी आपके याद हो जाए। और अजमेर के चौहान वंश या सांबर के या शाकंभरी के कुछ भी पूछ ले तो वासुदेव चौहान। अब देख लो सांबर या अजमेर के चौहान, तो देखो चौहानों का मूल स्थान रहा है वो सपादलक्स रहा है। अभी सांबर के जो आसपास था ना वो इनका मूल स्थान रहा है। चौहानों का मूल स्थान कौन सा रहा है? सपादलक्स। और चौहानों की प्रारंभिक राजधानी रही है अहिछत्रपुर। देखो प्रारंभिक राजधानी की बात की तो प्रारंभिक सबसे पहले आता है एनार आता है, तो अहिछत्रपुर से ले लेना। और चौहानों की जो मूल स्थान रहा है वो रहा है इनका सपादलक्स। और इन्हें शाकंभरी यानी कि सांबर के चौहान या चाहमान कहा जाता है। मैंने अभी कहा था चाहे अजमेर के चौहान बोल दो, चाहे सांबर के, चाहे शाकंभरी के, कैसे भी बोल दो, तो इन्हें शाकंभरी सांबर के चौहान या चाहमान, चौहानों को चाहमान भी बोलते हैं, तो इन्हें शाकंभरी या सांबर के चौहान या चाहमान भी कहा जाता है। थोड़ा सा इसको याद रखना भी इम्पोर्टेंट है। आदि पुरुष की बात करें तो वासुदेव आदि पुरुष, और मूल स्थान इनका देखो अभी मैंने बताया चौहानों का मूल स्थान सपादलक्स रहा है और सांबर। और राजधानी इनकी रही है अहिछत्रपुर, जो कि चौहानों की यह प्रारंभिक राजधानी है अहिछत्रपुर। तो राजधानी अहिछत्रपुर, मूल स्थान सपादलक्स, आदिवासी आदि पुरुष वासुदेव। देखो जहाँ से भी अपने कहीं पढ़ते हैं, कहीं से भी ले लो, 4-4 5-5 घंटों 6-6 घंटों की ऐसे हिस्ट्री करा रखी है। तो अब कुछ एक बच्चे का कमेंट था शायद उसमें था दुर्ग में कि मैम दुर्ग जिस हिसाब से करवाए मुझे लगता है कम पड़ जाएंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे। अरे मैं पहले बता दूं इतनी अच्छी अच्छी बुक से 4-5 बुक से वो चीज़ें छांट के लिखी है कि इन नोट से तो आरएएस भी क्लियर हो जाता है, तो आप लोगों का क्यों नहीं होगा? पहले आप मैं ये नहीं कहती कि आप लोग यहीं से पढ़ो, यहाँ से पढ़ करके आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, दायरा बढ़ा सकते हो जैसा आपको सही लगे। पर क्या फ़ायदा जब अपने इतना सारा मैटर पढ़ लेते हैं, 4-4 5-5 घंटों की वीडियो देख लेते हैं और वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो कितना दुख होता है पढ़ा हुआ। अगर वही चीज़ अपने थोड़े से मैटर में से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से पढ़ करके अगर क्वेश्चन अपना आ जाता है तो कितनी अच्छी बात होती है। मैं ये नहीं कहती आप लोग ये पढ़ो, इसके बाद आपको जो अच्छी लगे वो क्लास आप देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर कोई कमी नहीं है, बहुत सारे टीचर्स ने बहुत कुछ करवा रखा है, आप लोग आराम से देख सकते हो। और थोड़ा सा विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। जिन बच्चों को लगता है हाँ नोट्स बहुत अच्छे है, बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है, तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। बाकी आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारी क्लासें हैं, बहुत सारे टीचर्स ने करवा रखा है, 6-6 7-7 घंटे की एक जैसे हिस्ट्री के टॉपिक में करवा रखा है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। ये लो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी बनाए देखो अहिछत्रपुर को, जो कि नागौर में है। और इसके बाद देखो चौहानों ने जो प्रारंभिक पहली राजधानी तो बनाई, वो तो बनाई अहिछत्रपुर, पहले आता है तो अहिछत्रपुर, इसके बाद में क्रमश बनाते हैं। देखो अहिछत्रपुर के बाद में सांबर फिर अजमेर, तो चौहानों ने जो प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर, उसके बाद में सांबर फिर अजमेर, ऐसे क्रम वाइज ऐसे चली। तो अब बात करते हैं वासुदेव चौहान की। देखो 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रखी, तो चौहान वंश की नींव 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रखी गई। और चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान को कहते हैं, आदि पुरुष भी चौहान वासुदेव चौहान को और मूल पुरुष भी वासुदेव चौहान को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ है ये सेकंड ग्रेड में। अगर पूछ रहे चौहान वंश का संस्थापक या आदि पुरुष या मूल पुरुष तो वासुदेव चौहान है।
अब देखो वासुदेव चौहान है ना, इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2019 में आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। तो सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने। और जानकारी की बात करते हैं कहाँ से मिली, तो बिजोलिया शिलालेख में मिलती है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया 1170 ईस्वी में। नोट, प्रारंभ में चौहान क्या है, गुर्जर प्रत्यारों के भी सामंत थे। मैंने सबसे पहले ये लाइन लिखाई है कि प्रारंभ में जो चौहान थे किन के सामंत थे, तो गुर्जर प्रत्यारों के सामंत थे। और परंतु गुवक प्रथम ने इनकी अधीनता स्वीकार करती थी। अब ये देखो सांबर झील है ना, इस पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था। इसको भी देख लो थोड़ा कि जो सांबर झील है इस पर किन का साझा अधिकार था, तो जयपुर और जोधपुर का। अब बात करते हैं अजय राज चौहान की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो अजय राज चौहान की बात करते हैं, तो देखो इनका 1133 से 1113 से 1133 ईस्वी रहता है शासन। देखो अजय राज चौहान की बात करते हैं, तो अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की। तो देखो क्वेश्चन आया हुआ है, आता है अजमेर नगर की स्थापना किसने की, ऐसे अजय राज चौहान ने कब, 1113 ईस्वी में। तो शासन देखो 1113 से 1133 ईस्वी तक रहता है। और इन्होंने राजधानी बनाया इसको अजय देव अजय प्रिया नाम से चांदी के सिक्के चलाए। तो अजय राज ने चांदी के सिक्के चलाए भाई, अजय प्रिया नाम से, अजय देव या अजय प्रिया नाम से चांदी के सिक्के चलाए। और इन्होंने अजय राज चौहान ने क्या है, पृथ्वी को ना चांदी के सिक्कों से भर दिया था। तो चांदी के सिक्के किन्होंने चलाए थे, अजय राज चौहान ने। और किस नाम से, अजय प्रिया नाम से। और अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की 1113 ईस्वी में, इसको अपनी राजधानी बनाया। अब थोड़ा सा ये देख लो, सिक्कों पर जो ये अजय देव अजय प्रिया नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे ना, इस पर नाम किसका था, सिक्कों पर इनकी रानी थी, अजय राज की रानी थी सोमलेखा या सोमल देव, आपको नाम मिलेगा। तो सिक्कों पर इनकी रानी का नाम था सोमल देव या सोमलेखा। ये भी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अर्णोराज या अन्नाजी। या भाई उससे पहले इस चीज़ को ध्यान रखना, मैंने बताया था चौहानों की प्रारंभिक राजधानी है छत्रपुर थी। ये पीटीआई में आया हुआ 2011 में, इसको ध्यान रखना। और जो जो ना जांगल प्रदेश है उसका जो पूर्वी भाग है ना, स्पादलक्स, वो चौहानों का मूल स्थान था। तो चौहानों का मूल स्थान वो रहा है, स्पादलक्स रहा है। और अगर स्पादलक्स की राजधानी पूछ ले तो स्पादलक्स की राजधानी शाकंभरी या सांबर थी। और अजमेर चौहान को स्पादलक्स के चौहान या सांबर चौहान के या शाकंभरी जो है उनके चौहान भी कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पीटीआई में। अब बात करते हैं अर्णोराज यानी कि अन्नाजी। इनका शासनकाल देखो 1133 से 1155, या कहीं आपको 1150 भी मिल जाएगा। तो 1133 से 1155 ईस्वी याद रखना अर्णोराज का शासनकाल। देखो जो अर्णोराज है ना, इन्होंने भाई ऐसे ही अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। तो अर्णोराज या अन्ना जी ने, रीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया कब, 1137 ईस्वी में। और चंद्रा नदी का जल रोक कर, यानी कि चंद्रा नदी जो बांडी नदी है, इसका जल रोक करके ही अर्णोराज यानी कि अन्ना जी ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। थोड़ा सा ये देख लो, जो अन्ना सागर झील है ये कहाँ, अजमेर में है। और अन्ना सागर झील है, यह झील नाग पहाड़ी और तारागढ़ के मध्य है। भाई अन्ना सागर झील किसके बीच में है, नाग पहाड़ी और तारागढ़ के बीच में है। और जो अर्णोराज है यानी कि अर्णोराज या अन्ना जी बोलते हैं इसको, इन्होंने तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ा था। और मालवा के नरवर्मन को क्या किया था, पराजित किया था। जो तुर्क आक्रमणकारी है ना, उनको खदेड़ दिया था अर्णोराज ने। और मालवा के नरवर्मन को क्या कर दिया, पराजित कर दिया था। और अर्णोराज जो अन्ना जी, इन्होंने अन्ना सागर झील का भी निर्माण करवाया। और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी अर्णोराज ने करवाया था। तो पुष्कर में जो वराह मंदिर का इनका निर्माण करवाने वाले अर्णोराज ही है। और इनके दरबारी कवि देख लो, अर्णोराज के जो दरबारी कवि है वो है देवबोध और धर्मघोष अर्णोराज के दरबारी कवि है। थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। देखो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो अन्ना सागर झील है इसका निर्माण, मैंने बताया अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार की बात करें तो 1133 से 1137 व पृथ्वीराज रासो में कब बताया, 1135 से 1137। ये थोड़ा सा ध्यान रखो, तो ध्यान रख लेना। और अन्ना सागर झील का निर्माण देखो 1137 ईस्वी में तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए मतलब जो चंद्रा या बांडी नदी है ना, इसको रोक करके इसका निर्माण करवाया था, अन्ना सागर झील का निर्माण। तो इसमें से जो चीज़ आपको याद रखनी है वो चीज़ रखनी है, अर्णोराज अन्ना जी का शासनकाल, और कौन सी झील का निर्माण करवाया, अन्ना सागर झील का निर्माण, और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण। ये चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी है, अर्णोराज अन्ना जी ने करवाया। और इनके दरबारी कवि देवबोध और धर्मघोष।
अब देख लेते हैं चालुक्य शासक कौन, कुमारपाल ने इनको आबू के युद्ध में हरा दिया था। तो भाई जो आबू के युद्ध में जो हराया था ना, वो चालुक्य शासक कुमारपाल है, इन्होंने इनको हरा दिया था। और इस युद्ध का वर्णन देखो प्रबंध चिंतामणि है ना उसमें किया गया है, और प्रबंध चिंतामणि के लेखक है मेरुतंग, और प्रबंध कोश में भी इसका युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि प्रबंध कोश के लेखक है राजशेखर। और चालुक्य नरेश की बात करें, जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कंचन देवी से इन्होंने विवाह किया था। तो इसको ध्यान रखना है। भी अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने, पुष्कर में बराया मंदिर का निर्माण भी अर्णोराज ने करवाया था, क्योंकि अर्णोराज है ना वो शैव धर्म के अनुयायी होते हुए भी पुष्कर झील में जो विष्णु के बराया मंदिर है उनका निर्माण करवाते हैं। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चौहानों की अगर बात करते हैं तो पितृहंता की क्वेश्चन आता है। अगर पूछा जाता है चौहानों के पितृहंता कौन, अपने चौहान पढ़ रहे हैं तो चौहानों के पितृहंता है ना, तो जो अर्णोराज के मतलब 4 पुत्र है, जो सबसे बड़े पुत्र है ना जगदेव, इन्होंने ही मतलब अपने पिता की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इसलिए हत्या देखो कि बेटे जगदेव चौहान ने की थी। अर्णोराज के 4 पुत्र है, ये थोड़े से याद तो नहीं है चारों, पर थोड़े देख लो। इनमें से अपने जो इंपॉर्टेंट है जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ है, इनको पढ़ेंगे। तो देखो 4 पुत्र है, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ और अपरगांग्य और सोमेश्वर, ये 4 पुत्र हैं। और जो ये सोमेश्वर है ना, इसके बारे में बस इतना ही ध्यान रखना है कि बिजोलिया शिलालेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर इनकी मिलती है। जो इनकी उपाधि मिलती है सोमेश्वर की, वो प्रताप लंकेश्वर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। तो देखो इनके जो सबसे बड़े पुत्र जगदेव है ना, ये तो ये अपने पिता की हत्या कर देते हैं। तो देखो हत्या इनके बेटे जगदेव चौहान ने, इसलिए चौहानों का पितृहंता ये जगदेव ही कहलाता है, ये सबसे बड़े पुत्र हैं। तो अर्णोराज के 4 पुत्रों में सबसे शक्तिशाली की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ, इनको अपने पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखो विग्रहराज चतुर्थ, इसको बिसलदेव चौहान भी कहते हैं। भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो देखो ये जो विग्रहराज चतुर्थ है, बिसलदेव है, ये चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। और इनका शासन काल देखो 1153 से 1168 ईस्वी रहता है। तो विग्रहराज चतुर्थ है ना बिसलदेव चौहान, ये विग्रहराज चतुर्थ है ना अपने पिता अर्णोराज, इनके पिता कौन है, अर्णोराज। अर्णोराज के 4 पुत्र बताए मैंने। तो विग्रहराज चतुर्थ है अपने पिता अर्णोराज के हत्यारे कौन थे, जगदेव थे इनके सबसे बड़े पुत्र। अर्णोराज ने जगदेव की हत्या की थी, तो अर्णोराज के हत्यारे जगदेव को गद्दी से हटा देते हैं विग्रहराज चतुर्थ। इनको जगदेव को हटा करके गद्दी से और फिर अजमेर के चौहानों का शासक बनते हैं विग्रहराज चतुर्थ। तो देखो विग्रहराज चतुर्थ है ना अपने पिता, इनके पिता कौन थे, अर्णोराज। अर्णोराज के हत्यारे कौन थे, किन्होंने मारा था अर्णोराज को, इनके बेटे जगदेव ने मारा था। जगदेव को ये गद्दी से हटा देते हैं विग्रहराज चतुर्थ, और खुद अजमेर के चौहानों के शासक बनते हैं। तो देखो विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव चौहान एक ही बात है। इनकी बात करते हैं तो इनकी माता है सुधवा देवी। और विग्रहराज चतुर्थ इतिहास में बिसल देव के नाम से प्रसिद्ध है। भाई ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, विग्रहराज चतुर्थ का नाम बिसल देव चौहान है। तो ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी पूछ लिया था 2023 में। तो विग्रहराज चतुर्थ इतिहास में बिसल देव के नाम से प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव। देखो दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक है ये। तो दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ है, विशलदेव। और बात करते हैं इनका जो काल है ना विग्रहराज चतुर्थ, इनका काल कहलाता है चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। अगर पूछ लिया जाता है चौहान वंश का स्वर्ण काल कौन से का कहलाता है, तो विशलदेव या विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है वो चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। और दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक यही है। देखो गजनी के शासक कौन, अमीर खुसरू शाह है। तो गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह व दिल्ली के तोमर शासक तंवर को पराजित किया था इन्होंने। विग्रहराज चतुर्थ ने किन को पराजित किया था, और फिर ये दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं इन दोनों को पराजित करके। देखो गजनी के शासक तो अमीर खुसरू शाह और दिल्ली के तोमर शासक तंवर है, इन दोनों को पराजित करते हैं विग्रहराज चतुर्थ, और फिर दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। अब बात करते हैं विग्रहराज विशलदेव है, इन्होंने अपनी महानता के अनुरूप जो उपाधि धारण की है वो देखो इनको क्या क्या कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ को परम बटारक, परम बटारक इनकी उपाधि है विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव। और महाराजा धीराज भी विशलदेव को बोलते हैं। परमेश्वर भी इनको एक कवि बांधव की उपाधि इनको दी गई है, और ये इंपॉर्टेंट है, कवि बांधव की उपाधि किनको दी गई है, विशलदेव या विग्रहराज चतुर्थ को आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो कवि बांधव
इनको क्यों कहते हैं? देखो, कवि या विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इनको कवि बांधव कहते हैं। जानक भट्ट ने कहा है भाई इनको। ये सारी उपाधियां किनकी है? परम भट्टारक, महाराजाधिराज परमेश्वर और कवि बांधव, यह विग्रहराज चतुर्थ या विशल देव की। और थोड़ा सा ये भी देख लो जानकारी के लिए, टोंक जिले में विशलपुर कस्बा व विशल सागर बांध का जो निर्माण करवाया है वो इन्होंने ही करवाया है, कवि बांधव ने। देखो, इनके ग्रंथ की बात करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ या विशल देव के ग्रंथ है। देखो, ललित विग्रहराज जो कि सोमदेव है उनके द्वारा लिखा गया है, और विशल देव रासो नलपति नालय द्वारा। तो ललित विग्रहराज सोमदेव और विशल देव रासो नलपति नालय, याद रखना। अब देखो, ललित विग्रहराज है यह ग्रंथ दरबारी कवि इनके सोमदेव द्वारा लिखा गया है। तो ललित विग्रहराज किन के द्वारा लिखा गया है? सोमदेव द्वारा लिखा गया। एक दो बार इनमें से ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मेरे याद नहीं, पता नहीं किसी एग्जाम में पूछा गया था। देखो, विग्रहराज और देसल देव, यानी कि एक बार इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आ गए थे ऐसे, जो कि अब विशल देव रासो है इनके बारे में, मतलब कहानी क्या, प्रेम कहानी है, क्या मिलती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ से उठाए गए थे। तो देखो, ललित जो विग्रहराज है यह ग्रंथ दरबारी कवि सोमदेव द्वारा लिखा गया है। तो देखो, विग्रहराज और देसल देव, इनकी प्रेम कहानी का काल्पनिक वर्णन है भी इसमें। जो ललित विग्रहराज है इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो विग्रहराज का। और जो देसल देव है उनकी प्रेम कहानी का काल्पनिक वर्णन मिलता है। और विशल देव रासो की बात करते हैं, नरपति नालय द्वारा रचित है। तो इसमें देखो किसकी कहानी प्रेम कहानी का मिलता है? तो इसमें विशल देव रासो में विशल देव और राजमती की प्रेम, ये वाला क्वेश्चन कहीं पूछा गया है, शायद किसी सेकंड ग्रेड या रीट में किसी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो विशल देव रासो नलपति नालय द्वारा विशल देव राजमती की प्रेम कहानी मिलती है, और संस्कृत में हरकेली नाटक की रचना की इन्होंने। अब थोड़ा सा ये देख लो, सोमेश्वर चौहान, मैंने बताया था पहले सोमेश्वर चौहान का, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। सोमेश्वर चौहान है, इसका इतना ही पढ़ना है कि इनको जो उपाधि दी गई है वो देखो। तो एक तो देखो, सोमेश्वर चौहान किन का पुत्र है? अर्णोराज और इनकी पत्नी, जो अर्णोराज की पत्नी कांचन देवी। तो सोमेश्वर चौहान अर्णोराज और कांचन देवी के पुत्र है, और शाकंभरी का शासक बना। सोमेश्वर किन का शासक बना? शाकंभरी का। और प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की गई। इनके बारे में इतनी बात है कहानी, और कुछ भी नहीं है सोमेश्वर चौहान के बारे में। तो सोमेश्वर चौहान को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की गई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, थोड़ा सा ये देख लो। इनकी रानी सुहब देवी ने मिनाल को सवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। वैसे इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान जो द्वितीय है ना, इन्होंने सवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी रानी जो सुहब देवी ने करवाया था, और मिनाल में। और बाकी अब पढ़ना है ना, वो पढ़ना है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनका जो शासन 1177 से 1192 ईस्वी में, इनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो अपने अजमेर के जो चौहान पढ़े हैं वहाँ से थोड़े वन लाइनर थोड़े से पढ़ लेते हैं, ताकि आप लोग वापस बोलो ना, वो रिवाइज हो जाए। एक बार थोड़े से इनको देख लेते हैं। देखो, एक नज़र में देखो, अजमेर नगर की स्थापना, मैंने बताया आपको सारे अजमेर के बारे में, थोड़ा सा देख लो। अजमेर नगर की स्थापना अजयराज ने कब? 1113 ईस्वी में। आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में भी आया हुआ है, 2011 में भी आया हुआ है। और अजयराज किस धार्मिक मत का अनुयायी था? मैंने बताया था ना, शैव मतानुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। और अजयराज की रानी जिसका नाम सिक्कों पर मिलता है, तो अजयराज की रानी सोमलवती या सोमल देवी या सोमलेखा, कुछ भी आ सकता है इनमें से, याद रखना। तो अजयराज की रानी जिनका नाम सिक्कों पर मिलता है, सोमलवती, सोमल देवी, सोमलेखा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2011 में आया हुआ है। और गढ़बिठली पहाड़ी पर स्थित तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, जो गढ़बिठली पर तारागढ़ दुर्ग है ना, उनका अजयराज ने निर्माण करवाया। और एक दुर्ग भी तारागढ़ बूंदी में भी है। तो जो गढ़बिठली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण अजयराज करवाते हैं। अजमेर नगर की स्थापना भी अजयराज ने ही। और अजयराज की जो रानी है जिनका नाम सिक्कों पर मिलता है, सोमलवती, सोमल देवी। और वह शासक, चौहान वंश का वह शासक जिसने तुर्कों व मालवा के शासकों को पराजित किया, लेकिन गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल से परास्त हुए थे, वो है अर्णोराज, यानी कि आनोजी है। ये तो मतलब ये जो कुमारपाल शासक है ना, इनसे मतलब पराजित हुए थे। बाकी इन्होंने देखो तुर्कों व मालवा के शासकों को पराजित किया था अन्नोजी ने, अर्णोराज ने। अब बात करते हैं देवबोध व धर्मबोध किन के शासक के समय विद्वान थे? अर्णोराज के थे भाई। ये मैंने पहले आपको बताया है, फर्स्ट स्लाइड है उस पर, देवबोध और धर्मबोध अर्णोराज के समय विद्वान थे। अर्णोराज की रानी कौन थी? कांचन देवी। तो अर्णोराज की रानी कांचन देवी किस चालुक्य शासक की पुत्री थी? तो जय सिंह सिद्धराथ की थी भाई ये।
कांचन देवी किसकी पुत्री थी? जयसिंह सिद्धराज की थी। अर्णोराज की हत्या देखो इनके सबसे बड़े पुत्र जगदेव है, इन्होंने किए थे, ये पितृहंता कहलाते हैं। तो चौहानों के पितृहंता भी जगदेव कहलाते हैं। तो अर्णोराज की हत्या पुत्र इनके थे जगदेव, इन्होंने की थी। और ये देखो जो इनके हत्या करते हैं पुत्र जगदेव, ये पृथ्वीराज विजय के अनुसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। और चौहानों का पितृहंता कहलाते हैं जगदेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी है हिचत्रपुर, इसको भी ध्यान रखना। अब कर लेते हैं भाई पृथ्वीराज चौहान, इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज चौहान, जो तृतीय है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनका जो शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी। तो जन्म देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में और अहिलपाटन गुजरात में होता है। इनको भाई अच्छे से सारे चीज़ इनके पढ़नी है, ध्यान रखना है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो जन्म होता है गुजरात में, अहिलपाटन गुजरात में 1166 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय सोमेश्वर कर्पूरी देवी, कैसे भी याद करो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। सेनाध्यक्ष है इनके, वो है भुवनमल। जो इनके सेनाध्यक्ष है भुवनमल, ये कर्पूरी देवी के चाचा थे भाई। तो पिता है पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर और माता कर्पूरी देवी और सेनाध्यक्ष भुवनमल। और मुख्यमंत्री देखो कदमवास या केमास भी बोलते हैं इनको। तो मुख्यमंत्री कौन है? केमास, ये शायद आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कदमवास या केमास। और पृथ्वीराज का परामर्श मंत्री भी था ये। अब देखो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है, ये 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे। देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए। इनके नाना है ना अनंगपाल तोमर, इन्होंने क्या किया, दिल्ली में जो लाल कोट किला है ना उनका निर्माण करवाया था। तो दिल्ली में जो लाल कोट किला है इसका निर्माण करवाने वाले पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाना करवाते हैं, जो अनंगपाल तोमर है, इन्होंने करवाया था। और जो इस किले का निर्माण करवाते हैं लाल किले का, तो जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ना, ये इस किले को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से जीता था। तो देखो जो अनंगपाल तोमर है ये है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाना जी, और इन्होंने दिल्ली में लालकोट किले का निर्माण करवा दिया। और जो ये किला है इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी से जीत करके इसका नाम, लालकोट किले का नाम है जो रखा था, पिथौरागढ़ रख दिया था। तो दिल्ली के लालकोट किले का निर्माण तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाना जी करवाते हैं, और ये किला फिर मोहम्मद गोरी से जीतने वाले पृथ्वीराज तृतीय है, और इनका नाम पिथौरागढ़ रख देते हैं। अब जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है इनकी उपनाम देख लो क्या क्या नाम है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम भारतेश्वर। पृथ्वी देखो, पृथ्वी भारत, पृथ्वी भारत, भारत भारतेश्वर, हिंदू, हिंदू लोग रहते हैं ऐसे सोचो पृथ्वी पर, और अपना भारत पूरा है ऐसे रखना। और स्पाद लक्षेश्वर भी, और दलपुंगल, भारतेश्वर, हिंदू सम्राट, स्पाद लक्षेश्वर, दलपुंगल और राय पिथौरा। तो देखो जो दलपुंगल है ना ये विश्व विजेता, और राय पिथौरा है ना, राय पिथौरा किसको कहते हैं, यानी कि युद्ध में पीठ न दिखाने वाला होता है उसको राय पिथौरा कहते हैं। अब थोड़ा सा फिर से देख लो भाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में अहिलपाटन गुजरात में, पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी, सेनाध्यक्ष है इनके भुवनमल है, और जो कि कर्पूरी देवी, ये मक्खियाँ बहुत है। और मुख्यमंत्री इनके कदमवास या केमास। और देख लो जो दिल्ली से मोहम्मद गोरी से इन्होंने ये जीता था किला, इसका नाम पिथौरागढ़ रख देते हैं। भारतेश्वर, हिंदू सम्राट, स्पादलक्षेश्वर, दलपुंगल और राय पिथौरा इनका उपनाम है। अब देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये भंडारकों का दमन करते हैं 1182 ईस्वी में। तो भंडारकों का दमन किन्होंने किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था, जो कि मथुरा भरतपुर क्षेत्र में दमन किया। और ये देख लो थोड़ा सा, ये देखो पृथ्वीराज ने पंजुन राय कछवाहा को, तो पृथ्वीराज है इन्होंने पंजुन राय कछवाहा को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में। इससे पहले थोड़ा ये देख लो, पृथ्वीराज जो तृतीय है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, ये बुंदेलखंड यानी कि जेजाक भुक्ति महोबा के चंदेल राजा कौन? परमार्दी देव है। तो जो परमार्दी देव है, चंदेल राजा परमार्दी देव, और उसके जो सेनापति है परमार्दी देव, चंदेल राजा कौन? परमार्दी देव, इनके सेनापति कौन? आल्ला और उद्दल। आल्ला और उद्दल को तुमुल के युद्ध से हराकर, तुमुल के युद्ध में हरा देते हैं, और राजधानी कौन सी? महोबा पर विजय प्राप्त करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये देखो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय है जो सतलज प्रदेश में आने वाली जो भंडारनक जाति है ना, इनका दमन करते हैं। देखो भंडारकों का दमन करते हैं ना कौन? पृथ्वीराज
चौहान तृतीय। तो जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ये सतलज प्रदेश में आने वाली जो ये भंडारनक जाति है इनका दमन करते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ है। और पृथ्वीराज ने पंजुन राय कछवाहा को, जो पंजुन राय कछवाहा है इसको महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में देखो 2 युद्ध हुए थे। तो जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी इनके बीच में 2 युद्ध होते हैं। पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और लास्ट में क्या ये मोहम्मद गोरी मतलब जीत जाता है। दूसरे युद्ध में जो त्राइन का दूसरा युद्ध होता है इनमें इनकी हार होती है, क्योंकि लास्ट में पहला जो युद्ध होता है ना तो उस समय पृथ्वीराज चौहान है ना ये मोहम्मद गोरी का दांत तोड़ देते हैं और फिर ये मोहम्मद गोरी क्या है गजनी की ओर भाग जाता है। पृथ्वीराज चौहान मतलब इनका पीछा नहीं करते, अगर पीछा करते तो कुछ बात अलग ही होनी थी। तो इनको देखते हैं। देखो किन पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 युद्ध होते हैं। पहला देखो त्राइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। जो दूसरा त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है वो होता है 1192 ईस्वी में। तो अभी जो ये वर्तमान में कहाँ है, ये है करनाल हरियाणा में है। तो अब देखो त्राइन का जो पहला युद्ध होता है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच, दोनों के बीच में होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में आया हुआ है। और इसमें पहले युद्ध में जो त्राइन का पहला युद्ध 1191 में विजय होते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जीत किन की होती है देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। ये थोड़ा सा देख लो। पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत कौन, गोविंद राज ने मोहम्मद गोरी का दांत तोड़ दिया था। मैंने कुछ आपको ऐसे बोल दिया होगा पृथ्वीराज ने तोड़ दिया था। तो देखो पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंद राज इन्होंने तोड़ा था, मोहम्मद गोरी का दांत तोड़ दिया था। और मोहम्मद गोरी गजनी क्या है गजनी की ओर भाग गए और पृथ्वीराज ने इनका पीछा नहीं किया था। और जो दूसरा युद्ध होता है उसमें इनकी हार हो जाती है भाई पृथ्वीराज की। तो ये देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पहला युद्ध तो 1191 में होता है और जो दूसरा युद्ध होता है त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है त्राइन का पहला 91 में, 1100 दूसरा 1192 में। तो देखो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी दोनों के बीच में होता है। पहला भी दोनों के बीच में होता है, पहले में इनकी विजय होती है। जो दूसरा होता है त्राइन का युद्ध दूसरा 1192 में इनकी हार होती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाते हैं और भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी इसी जो त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है इस समय। तो जो पृथ्वीराज चौहान है ना इनको सिरसा के पास बंदी बना लिया गया था। तो देखो जो द्वितीय युद्ध है त्राइन का इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, हार हो जाती है 1192 में। फिर पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास में बंदी बना लिया दिया जाता है। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार देखो पृथ्वीराज रासो है इनके अनुसार, पृथ्वीराज रासो है ना इनके अनुसार बात करें तो जो ग्रंथ है ये पृथ्वीराज रासो इन ग्रंथ के अनुसार मोहम्मद गोरी है ना, मोहम्मद गोरी वो पृथ्वीराज को क्या कहाँ ले गया था, गजनी। ये पृथ्वीराज रासो के अनुसार पता चलता है कि मोहम्मद गोरी को ना पृथ्वीराज कहाँ लेकर चला जाता है, गजनी लेकर के चला जाता है। जहाँ चंद्रबरदाई जो इनके दरबारी कवि है ना पृथ्वीराज रासो के जो दरबारी कवि है चंद्रबरदाई, इन्होंने एक दुआ बोला था भाई कि जो शबद वेदी बाण से पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मार दिया था। एक दुआ बोला था, ये दुआ बोला था देखो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुकी चौहान। ये बात कहते हैं चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई किनके दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। ये इनको इशारों में बताते हैं शब्द वेदी, यानी कि ऐसे शब्द बोल करके। और पहले ऐसे होता था देखो जो पृथ्वीराज चौहान इनके शब्द के अनुसार ही सीधा का सीधा निशाना कहाँ लगाते हैं देखो 4 बांस 24 गज ये बोलते हैं। तो इन्होंने अपने हिसाब से 4 बांस 24 गज का ऐसे मतलब उन्होंने अपने आइडिया लगा लिया था। अंगुल अष्ट प्रमाण ना ता ऊपर सुल्तान, मतलब अंगुल का ऐसे अंगुली के ऐसे अष्ट मतलब प्रमाण के ऊपर कुछ सुल्तान बैठा है। ये बोलते हैं मत चुकी चौहान, चूकना मत। तो सीधा का सीधा वहां पे निशाना लगाते हैं और फिर मोहम्मद गोरी को क्या कर देते हैं, मार देते हैं भाई। अब अपना ये तो चौहान वंश कंप्लीट हो जाता है एक ही वीडियो में। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण फैक्ट है बिंदु है उनको देख लेते हैं। देखो मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का शासक बना। तो मोहम्मद गोरी है भारत में मुस्लिम साम्राज्य का शासक बना। और पृथ्वीराज चौहान को देखो अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। तो अंतिम हिंदू सम्राट किनको कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान ने चारों ओर दुश्मनों का खात्मा कर दल पुंगल यानी कि इनको विजय विजेता बोलते हैं, दल पुंगल की उपाधि दान की। पृथ्वीराज चौहान ने चारों दुश्मनों का खात्मा कर दिया और दल पुंगल की उपाधि दान की। और राय पिथौरा भी इनकी उपाधि, राय पिथौरा भी इन्होंने दान की थी। और आगे देखो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि, देखो ये दरबारी कवि है भाई इनके। और चंद्रबरदाई इनके दरबारी कवि, उन्होंने वो दुआ बोला था शब्द वेदी वो बोला था। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई जानक और विद्यापति गौड़ और वागीश्वर जनार्दन आशाधर विश्वरूप, ये सारे इनके पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि
कवि थे, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना भी दोनों को। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो किन्होंने लिखी है? चंद्रबरदाई ने लिखी है। संस्कृत भाषा में है भाई ये पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज चौहान की घोड़े का नाम और देख लो, नाट्य रब्बा, कोई चीज क्वेश्चन छूट ना जाए, इंपॉर्टेंट है वो सारी देख लो। और पृथ्वीराज की छतरी देखो, काबुल अफगानिस्तान में है। और पृथ्वीराज का स्मारक देखो, तारागढ़ अजमेर में है। और ये क्वेश्चन देखो, किसके अनुसार मोहम्मद गोरी ने ऐसे सिक्के चलाए? जिसके एक और तो पृथ्वीराज और दूसरी ओर मोहम्मद बिन साम लिखा था, तो ये गोपीनाथ शर्मा के अनुसार किन्होंने चलाए थे? मोहम्मद गोरी ने सिक्के चलाए थे, जिसमें एक तरफ तो लिखा था, एक तरफ तो पृथ्वीराज था और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ था, तो ये गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चलाई गई थी। भाई आज अपना ये चौहान वंश कंप्लीट हो जाता है। तो देख लो थोड़ा सा चौहानों को किसका सामंत बताया गया है? गुर्जर प्रत्यारों का इंपॉर्टेंट है। 7वीं से लेकर के 7वीं से 12वीं शताब्दी का युग राजपूत युग कहलाता है। ये देख लेना। विदेशी मत किन्होंने कहा है? ब्राह्मण किन्होंने बताया है चौहानों को? गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डी.आर. भंडारकर, कायम का रासो ग्रंथ के अनुसार। ये मैंने थोड़ा सा ट्रिक से बताया आप लोगों को। विदेशी मत तो कहने वाले कर्नल जेम्स टोलन को कोई लेना देना नहीं है, अभी विदेशी मत बोल दिया, इन्होंने विदेशी बता दिया चौहानों को, डॉक्टर स्मिथ ने भी। और चंद्रवंशी मत बताने वाले, चंद्रवंशी बताने वाले चौहानों को हांसी अभिलेख के अनुसार। सूर्यवंशी बताने वाले देखो इंपॉर्टेंट है ये वाला, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, पृथ्वीराज विजय ने, अमीर महाकाव्य और हमीरा सो ग्रंथ के अनुसार। और ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपना चौहान वंश होता है कंप्लीट। अब आगे का टॉपिक करेंगे इसी में ही, गुर्जर प्रतिहार है।